बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम देखने वाले हैं आज एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम क्वेश्चंस भी देखेंगे दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान में है ना, वो क्या है, एनईपी 2020 है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी क्या है 2020 आया हुआ है। ये कब का है? ये 29 जुलाई 2020 में लागू हो चुका है दोस्तों, है ना। अब सभी राज्यों में धीरे धीरे से इनका पालन होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो क्या है, 5+3+3+4 के सेटअप में है ना। तो हम इसको देखेंगे कि ये 5+3+3+4 ये किस प्रकार से है और कैसे कौन कौन सी स्टेजेस में इसको चारों स्टेज में जो है वर्गीकृत किए हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, कौन सी उम्र में, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। वर्तमान जो है इसको 4 स्टेप में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। 5 है, इसको क्या बोलते हैं, पहले स्टेज को 5 वर्ष तक है, इसको जो बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। और उसके बाद जो है मिडिल स्टेज आएगा दोस्तों, ये भी 3 साल का रहेगा। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट 4 वर्ष तक रहेगा वो सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों कि ये क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या सेटअप था, पहले था 10+2 था, है ना। क्या था, 10+2 रूल था, मतलब जो गवर्नमेंट के आप निगरानी में रहते थे 10+2 के सेटअप में रहते थे, है ना। अब क्या हो गया है, पहले क्या होता था 6 से 14 साल तक आप बच्चे जितने भी है वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहते थे। अब ऐसा हो गया है कि आप पूरे 3 साल से पूरे 18 साल तक जो है आप गवर्नमेंट की निगरानी में रहेंगे। अब कैसे, मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये क्या है, सबसे पहले है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, बच्चा जब 3 साल का होगा तो जैसे ही 3 साल का होगा तो वो कहाँ जाएगा, आंगनबाड़ी जाएगा। आंगनबाड़ी में क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। कितने साल तक आंगनबाड़ी में, 3 साल तक, है ना। 3 साल तक जो है, या फिर KG1 KG2 ये सब होता है, ये पढ़ेंगे 3 साल तक बच्चे, ठीक है। 3 साल तक तो कितने वर्ष हो जाएंगे बच्चे, 3 साल में एडमिशन लिए, 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़े तो कितने साल के हो गए, 6 साल के हो गए बच्चे, ठीक है। तो 6 साल में 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद उसके बाद पहली और दूसरी के लिए बच्चा इसी में आएगा, किस में आएगा, वो आएगा 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ लिया, फिर उसके बाद 6 साल हो गए, है ना। 6 साल का बच्चा हो गया तो अब वही भी स्कूल में प्रवेश करेगा। तो वहाँ पहली और दूसरी किस कहाँ पढ़ेगा, एडमिशन ले लेगा, पहली दूसरी, है ना, पहली और दूसरी पढ़ेगा स्कूल में। तो ये क्या हो गया, ये 3 साल है ना। ये क्या है जी, ये 3 साल यहाँ पढ़ा बच्चा, ठीक है। 3 साल जो है आंगनबाड़ी में पढ़ा और 1 और 2 साल स्कूल में पढ़ा, तो ये क्या हो गया, 5 साल हो गए। तो ये क्या है, 5 साल तक जो है यहाँ हो गया, स्कूल में हो गया, ठीक है। तो ये है फाउंडेशन स्टेज, इसमें 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल जो है स्कूल में। तो बच्चा दूसरी क्लास तक स्कूल में प्रवेश कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका और हम डिटेल जान लेते हैं। यह बच्चे की स्कूल के शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें खेलकूद और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई होती है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। तो देखिए इसमें जब बच्चा आंगनबाड़ी जाएगा तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, है ना। स्कूल में भी जाएगा, आयु वर्ग देखिए 3 से 8 वर्ष तक बच्चा यहीं रहेगा, ठीक है। कक्षाएं शुरुआती 3 साल आंगनबाड़ी प्री स्कूल में और अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। मध्य उद्देश्य क्या है, भाषा का बुनियादी ज्ञान होगा, शारीरिक विकास होगा और खेल कूद में जो है ना, खेल कूद में
सीखना, खेल खेल में सीखना, ये सब सारी चीज़ें करेंगे। तो ये यहाँ तक 8 वर्ष तक कहाँ रहेंगे, फाउंडेशन स्टेज में जो है 8 साल तक बच्चे रहेंगे। अब देखते हैं अगला स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ बच्चा 3 साल तक रहेगा। 3 साल तक कौन कौन से कक्षा तक पढ़ेगा, कक्षा तीसरी से, है ना, कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3, 4, 5 तक यहाँ पढ़ेगा। और आयु वर्ष से क्या हो जाएगा, 8 से 11 वर्ष तक यहाँ रहेगा। ठीक है, इस चरण से बच्चे औपचारिक रूप से किताबों से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाई को बोझिल नहीं बनाया जाता। ठीक है, कोई बोझ के साथ नहीं पढ़ा जाता यहाँ। ठीक है, भविष्य की पढ़ाई की नींव रखते हैं इसमें, है ना, जिसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, सामान्य विज्ञान और गणित आदि शामिल होते हैं। ठीक है, भाषा इस चरण में कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है शिक्षा देने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है प्रिपरेटरी स्टेज का विशेषता। अब देखिए मिडिल स्टेज, इसमें भी क्या है, 3 साल तक यहाँ रहेगा। ठीक है, क्या हो चुका हम देख चुके हैं, क्या क्या देखे, 5 का देख लिए, 3 का देख लिया, अब ये नेक्स्ट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट 3 है दोस्तों ये। अब हम देख रहे हैं ये वाला लास्ट मतलब ये वाला तीसरा स्टेज देख रहे हैं, जिसे मिडिल स्टेज कहते हैं। तो ये इसमें भी 3 वर्ष तक रहेगा। इस चरण में जो है आधुनिक दुनिया के कौशल सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इस स्टेज को। अब देखिए आयु वर्ष इसके लिए क्या हो जाएगा, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक यहाँ रहेंगे बच्चे। ठीक है, पढ़ाई करेंगे इसमें, और कक्षाएं क्या क्या हो जाएंगी, 6वीं 7वीं और 8वीं तक इसमें रहेंगे। अब देखिए मुख्य बदलाव क्या है, कोडिंग कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। देखिए जैसे ही बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ेगा तो उसको क्या क्या है, यही है वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, बढ़ई कार्य है, बिजली का काम है, ताकि बच्चे स्वरोजगार और जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, ये सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं इनकी नींव यहीं से रखी जाएगी दोस्तों। 6वीं 7वीं 8वीं तक से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। बागवानी या मिट्टी के बर्तन बनाना, व्यावसायिक कामों का अनुभव इंटर्नशिप दिया जाएगा। विषय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के निश्चय पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए ये सारे कितने बदलाव हुए हैं, और इसके लिए हर चीज़ों के लिए जो है ना, ये माहौल दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। नए नए टीचर का होना अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट है सेकेंडरी स्टेज। इसमें बच्चा कितने वर्ष तक रहेगा, 4 वर्ष तक यहाँ रहेगा। ठीक है, 4 वर्ष तक रहेगा, और आयु कितने हो जाएंगे बच्चे, 14 से 18 वर्ष के हो जाएंगे। और कक्षा की बात करने के तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे इस स्टेज में आएंगे। ठीक है, ये इस शिक्षा का अंतिम और सबसे लचीला चरण है, जहाँ छात्र अपने करियर की दिशा तय करते हैं। ठीक है, करियर बनता है इस स्टेज पे, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, कोई स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, अब आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जैसे सख्त सीमाएँ नहीं। अगर भौतिकी का छात्र इतिहास या संगीत पढ़ना चाहते हैं तो वह भी पढ़ सकता है। कोई विषय बाध्यता नहीं रहेगा कि आप साइंस लिए हैं तो ये पढ़िए आप, है ना, केमिस्ट्री ही पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए और मैथ्स ही और बायोलॉजी पढ़िए, ऐसा कोई इसमें बंधन नहीं रहेगा। सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। परीक्षाओं का तनाव कम करने के लिए साल में 2-2 बार एग्ज़ाम होंगे, है ना। आधारित परीक्षा आयोजित करने का विकल्प होगा। गहन सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, रट्टा मारने से बचेंगे, और जो है बच्चे इसमें जो है वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में इसका MCQ देखेंगे दोस्तों। ये हुआ 5+3+3+ का फुल सेट स्टेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा दोस्तों, हम और वीडियो बना देंगे और कमेंट्स भी कर देंगे अगर कोई डाउट रहेगा तो। धन्यवाद दोस्तों। चलिए समास से MCQ क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो यथाशक्ति है दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर बना है, यथा धन शक्ति। और जहाँ पास यथा यहाँ पास उपसर्ग है, और जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वो समास हो जाते हैं
अवयवी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो ये होगा प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन या फिर दिन दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिन 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 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पास ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आजन्म शब्द में कौन सा पूर्व पद है? तो जन्म में लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात का संधि विच्छेद होता है दोस्तों रात ही रात में, है ना। तो इसका हो जाएगा रात 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 दो बार यूज हुआ है, और जहाँ पास एक ही शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ हो जाता है अवयवी भाव समास हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरपेट का सही समास क्या है? तो वो होता है पेट भरकर, है ना। ऑप्शन नंबर बोलते हैं ना, पेट भरकर खाओ, भरपेट भोजन मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्येक प्रत्येक, है ना, क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेखटके। तो इसमें भी क्या है, खटके में क्या हुआ है? बे अवयवी वो लगे है उपसर्ग, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं ना। जैसे उपसर्ग लगता है तो वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? तो वो होगा राजा का पुत्र, और समास की बात करें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, संबंध, हाँ, संबंध को यहाँ दर्शा राजा का पुत्र, तो यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋण मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ऋण से मुक्त मतलब अलगाव की भावना आ रही है, तो यहाँ पास हो जाएगा अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रसोई घर का सही समास क्या है? तो रसोई के लिए घर होता है। ठीक है, रसोई के लिए घर मतलब ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। ठीक है, वैसे तो इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पुरुषों में जो उत्तम है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलसीकृत मतलब तुलसीकृत। ठीक है, मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है? तो गौ के लिए शाला हो जाएगा, है ना, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और के लिए कौन सा वो कारक आता है जी? संप्रदान के लिए आते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप मुक्त में कौन सा समास है? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाप से मुक्त मतलब अलगाव की भावना आ रही है ना, तो अलगाव की भावना क्या हो जाता है? अपदान तत्पुरुष, और यहाँ पास ऑप्शन के हिसाब से तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राजकुमारी। ठीक है, इसमें किस समास का उदाहरण है? तो ये भी होगी राजा की कुमारी, है ना, ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य कुशल का समास विग्रह क्या होगा? तो कार्य में कुशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस समाज में उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, है ना। अगला प्रश्न है चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में है कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा का सही समास विग्रह क्या है? महान है जो आत्मा, ऑप्शन नंबर ए। नीलकमल, तो कमल कैसा है? नील के जैसा कमल, है ना, ये हो गया विशेषता बता रहा है मतलब कर्मधारय हो जाएगी। जिस समाज में उपमान या विशेषण विशेष का संबंध है होता है वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या है? तो चंद्र के समान मुख,
ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर मतलब पीला अंबर या पीला जो है वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात ब्रह्मा जी। ठीक है, पीले अंबर है जो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृग नयन मतलब मृग के समान नयनों वाला, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? कर्म तत्पुर कर्मधारय हो जाएगा, विशेषता बताया जा रहा है। कुपुत्र, पुत्र है वो कैसा है? कुपुत्र है ना, सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, मतलब बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का पुत्र है। ठीक है, कुपुत्र है, ये पुत्र के लायक नहीं है। यहाँ पास क्या है, विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चार राहों का समाहार, मतलब यहाँ पास संख्यावाची है तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवटी मतलब यहाँ पास भी पंच जो है पाँच है ना, पाँच संख्यावाची है, यहाँ पास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही हो जाएगा, द्विगु समास कहते हैं। त्रिलोक का सही समास विक्रय क्या है? तो क्या है? तीन लोकों का समाहार, अर्थात कौन है जी? तीन लोकों का समाहार कौन है त्रिलोकी? वो है हमारे शिवाजी, है ना, शंकर भगवान महादेव, भोले भंडारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है जी? तो यहाँ क्या है? नवरत्नों का समाहार, मतलब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ संख्यावाची दिखे वहाँ आपको लेना पड़ेगा द्विगु समास। सप्ताह शब्द का समास विक्रय क्या है? तो क्या है? 7 दिनों का समूह, है ना, सप्ताह। द्विगु या द्व्यन्नी में कौन सा समाज है? तो यहाँ पास भी संख्यावाची है, द्विगु समास हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पास देखिए ये अब अगला है, माता पिता मतलब ये दोनों प्रधान हैं, और दोनों प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व, माता और पिता। ठीक है, पाप पुण्य का सही समास विग्रह क्या है? तो क्या होगा? पाप या पुण्य होगा, है ना, और पाप और पुण्य होगा या फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों प्रधान हैं, जिस समास के दोनों प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। ठीक है, द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए? सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख और दुख दोनों प्रधान हैं, विच्छेद करें तो क्या होगा? सुख और दुख, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाल भात, तो इसका क्या है? दाल और भात। वैसे यहाँ पास राम और लक्ष्मण, कृष्णार्जुन शब्द में कौन सा समास है? तो कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा संधि विच्छेद। घृत अन्न, यहाँ पर घृत और अन्न, है ना, घृत मतलब क्या होते हैं जी? घी, और अन्न मतलब भात, चाउर, चावल, जेवन, है ना, तो क्या है? घृत और अन्न। ठीक है, हो गए नहीं, बन गए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुब्रीहि समास के। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है जिसका उदर मतलब कौन हो जी? गणेश भगवान, है ना, लंबोदर, एकानंद, गजानन स्वामी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है भाई साहब। क्यों? लंबा है उदर जिसका, तीसरे अर्थ को, है ना, बता रहे हैं, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद दशानन का सही समास क्या है जी? 10 है आनंद जिसके मतलब लंकापति रावण जी, है ना, लंकापति रावण जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चक्रपाणि, चक्र है जिसके, चक्र को धारण करने वाले मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भगवान में कन्फ्यूज़न हो गया था। चलो, गंगाधर में कौन सा समास है जी? तो गंगा जी को धारण करने वाला, है ना, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो 4 है भुजाएं जिसकी मतलब विष्णु जी, ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है,
सुलोचना मतलब जिसके लोचन बहुत सुंदर हैं। तो किसके लोचन सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो ये शब्द जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है, किसके लिए हुआ है, माता सीता जी के लिए। उनके जो लोचन थे वो बहुत ही सुलोचन थे, मतलब बहुत ही सुंदर थे उसके लिए। तो यहाँ पास भी क्या है, जितने भी भगवान के नाम आएंगे वो सारे जो है बहुब्रीही समाज में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीही समाज। और इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। वीडियो पर नए हैं तो जो है चैनल पर नए हैं, और शायद वीडियो पर भी नए होंगे तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाल्यावस्था की आयु होती है तो कब तक होती है, 6 से जो है 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग। देखिए पहले सीजीटेट में कितने एग्ज़ाम होते, 30 एग्ज़ाम होते थे, और अभी भी होते, लेकिन अभी शिक्षक भर्ती में इसका जस्ट आधा कर दिया गया है। 15 मार्क्स के आपको CDP के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग क्या है। तो ये क्या है, शिक्षक के लिए होता है ना, शिक्षक किस प्रकार के पढ़ा रहे हैं, इसको जो है 5 से 10 मिनट के जो है सूक्ष्म शिक्षण का क्लास होता है शिक्षकों के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। रचनावाद के अनुसार बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माता है ना। मूल्यांकन का क्या है पर्पस, ग्रेड देना, सीखने में सुधार, फेल करना। तो या इसका आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार करना ही मूल्यांकन का पर्पस है। लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए क्या समान अवसर दिया जाना चाहिए, या अलग पाठ्यक्रम, या कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान अवसर देंगे तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो करता है परिवार का जो है माहौल है सबसे ज़्यादा इमोशनली आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, अगर घर का माहौल क्रोध वाला रहेगा, गुस्से वाला, तो आप क्रोधित बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। और अगर घर में कुशलता से है ना, तो आप क्या है एक नॉर्मल से अच्छे स्वभाव के व्यक्ति बन सकते हैं। प्रभावी कक्षा के लिए जरूरी है, क्या ज़रूरी है, क्या छात्र सहभागिता या संवाद, तो ये दोनों जरूरी है ना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सीजी में नरवा गुरवा बारी योजना किससे संबंधित है, ये है कृषि से संबंधित है दोस्तों। NCF 2005 का मुख्य बिंदु क्या है, तो वो था समझकर सीखना है ना। प्रोजेक्ट विधि कौन किसके द्वारा दिया गया, किलपैट्रिक के द्वारा। खेल द्वारा शिक्षा, ये किसका है जी, फ्रोबेल का है ना। बच्चे का पहला शिक्षक क्या होते हैं, तो क्या अभिभावक ही होते हैं सबसे पहले शिक्षक तो। ठीक है, माता पिता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, NAP 2020 में 5+3+3+4 में 3 क्या दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाता है जी, सबसे पहला तो क्या हो जाता है फाउंडेशन स्टेज है ना। फिर उसके बाद 3 क्या दर्शाता है, प्रिपरेटरी स्टेज को दर्शाता है ना, और मिडिल स्टेज को भी दर्शाता है ये वाला 3। ठीक है, एक 3 दर्शाता है प्रिपरेटरी, दूसरा 3 दर्शाता है मिडिल स्टेज। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, तो क्या जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी रहेंगे, सृजनात्मकता होगा उसमें, नेतृत्व करने की क्षमता होगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा उपरोक्त में से। समावेशी शिक्षा का पर्पस क्या है, तो क्या है, क्या अलग अलग स्कूल या साथ में शिक्षा या महंगी शिक्षा या कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षक का अर्थ वही है कि आपको सभी बच्चों को साथ लेकर जो है शिक्षा देना, चाहे वो कमज़ोर बच्चे हो या प्रतिभाशाली हो, या जो है पिछड़े वर्ग से हो, है ना, या आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर बच्चे हो, सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना है। ठीक है, ADHD वाले बच्चे में लक्षण क्या है, ध्यान की क्या है
कमी है या फिर अति सक्रियता या ए और बी दोनों। तो वो ध्यान की कमी ऐसा वाला बात नहीं है, ध्यान तो वो करते हैं लेकिन अति सक्रिय होते हैं, है ना, अति सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ध्यान भी एक जगह लगा नहीं पाते, है ना, ध्यान की कमी होती, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या और भी दोनों। डिसलेक्सिया क्या है जी? तो पढ़ने में पठन विकार है ना। अगला है सीसी का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दोनों, है ना, दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्धि का जी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया है? तो जी और एस कारक कौन है जी? वो है स्पीयरमैन, है ना। सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि बताए थे। उपलब्धि प्रेरणा किसने दी है? तो किसने दी है उपलब्धि? फ्रायड ने दी है या हर्जबर्ग जी ने दिया है, या मैस्लो ने या मैकलेलैंड ने दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मैस्लो की ज़रूरतों का क्रम में सबसे नीचे क्या है जी? तो सबसे नीचे क्या है? सबसे ऊपर में आत्मसिद्धि है और सबसे नीचे में क्या है? शारीरिक, है ना, शारीरिक रूप से चीज़ों की आवश्यकता, है ना। क्लासिकल अनुबंधन का उदाहरण है, तो क्या है उदाहरण है? तो किसके लिए क्लासिकल? कुत्ते पर हुआ था ना, पावलोव जी ने किया था प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुत्ते पर प्रयोग हुआ था। ठीक है, थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का प्रभाव का भी है, लेकिन दंड वाला ये ऐसा कोई नियम नहीं दिया था। ठीक है, किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? वो पहचान में संकट प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कौन है? बंडूरा जी है ना। अगला प्रश्न है भाषा विकास में टेलीग्राफिक अवस्था किस उम्र में है? तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिए है हार्वर्ड गार्टनर, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास सिर से पैर, तो इसको बोलते हैं सेफिलोकॉडल, और अगर केंद्र से परिधि होता तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंध किस अवस्था में होते हैं? तो सामाजिक अनुबंध ये होता है चौथे अवस्था में, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिटपीटी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये दिए थे वाइगोत्स्की साहब जी ने दिया था। ठीक है, जिटपीटी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पियाजे के अनुसार 7 से 11 साल की अवस्था क्या है? तो 0 से 2 क्या था? संवेदी गामक, है ना। 2 से 7 क्या था? पूर्व संक्रियात्मक, लेकिन 7 से 11 था वो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी थी? तो बाल केंद्रित शिक्षा दिए थे जॉन डेवी ने। ठीक है, बाल विकास की आयु सीमा क्या मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 0 से 18 वर्ष, है ना। 0 से 2 वर्ष क्या हो जाता है? शैशवावस्था, है ना, और 2 से 6 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था, है ना, और 6 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 क्या हो जाता है? किशोरावस्था। इस प्रकार से बाल विकास की अवस्थाएं कंप्लीट होती है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम देखने जा रहे हैं हिंदी से MCQ क्वेश्चन व्याकरण से लेकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 33 व्यंजन है। ठीक है, 11 क्या है? स्वर है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर जो है ख सही हो जाएगा।
सॉरी कंठ, कंठ है ना, क ख ग घ, इससे क्या उच्चारण हो रहा है, कंठ से ये निकल रहे है ना, उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नदी जो शब्द है वो क्या है, एक जातिवाचक है ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ग सही हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो रामायण क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब व्यक्ति मतलब एक प्रॉपर एक चीज़ को बोला जा रहा है, इसके अलावा और नहीं है ना, ये अकेला है रामायण, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ पास आप क्या है, तो आप निजवाचक है ना, स्वयं के लिए यूज़ हो रहा है, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है, निश्चय है, कौन है कोई पता नहीं है। ठीक है, निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष है? तो वो हो जाएगा हम, मैं, हम, है ना, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोना, सोना धातु कौन सा है जी? तो ये क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है ना, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, तो उसको बोला जाता है जी स्वर, है ना, बिना अवरोध के स्वतंत्र बोले जाने वाले ध्वनि को स्वर कहा जाता है, और स्वर की सहायता से क्या बोली जाती है, व्यंजन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ण जो है किसके योग से बनता है? तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर है ना, तो ये बनता है क प्लस स के सहायता से बनता है। ठीक है, ये वाले स की सहायता से जो है ये 6 वर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों, सेना शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है वो समूहवाचक है ना, समूह में, सेना में समूह रहता है। ठीक है, जो जीतेगा वह पुरस्कार पाएगा, इसमें जो वह कैसा सर्वनाम है? तो संबंध है, जो है ना, जो जीतेगा वो क्या है, पुरस्कार पाएगा, तो ये संबंध है, संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह क्या है? तो निश्चय है, ये निश्चयवाचक है ना, ये पुस्तक किसकी है, मेरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषण, क्रिया और काल के प्रश्न हम देखेंगे। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण जो है 6 प्रकार के होते हैं ना, ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा। राधा बहुत सुंदर है। ठीक है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? तो ये क्या है जी, प्रविशेषण है ना। प्रविशेषण कैसे हो गया, जो है क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। लेकिन विशेषण की ही जो है विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पास क्या है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर है, लेकिन ये विशेषण है, क्रिया की है ना, लड़की की कि सुंदर है, तो और बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है ये यहाँ पास हो जाएगा, बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? तो ये क्या है, परिमाणवाचक है ना, परिमाणवाचक है। नाप तौल की बात हो वहाँ परिमाणवाचक हो जाता है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो वो 2 ही हैं। कौन कौन से 2 हो जाएंगे जी, कृदंत और तद्धित। तद्धित किसको बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगता है, और कृदंत जो क्रिया के पीछे लगता है। जैसे एग्जाम्पल भी है ना, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे क्रिया है खाना, तो क्या है, खाने के साथ लगता है, वो सारे जो प्रत्यय हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएंगे, मतलब खाना के साथ अगर लगेगा, है ना। मैं यहाँ पास प्रत्यय का बता दे रहा था, ये गलत हो जाएगा। अभी फिलहाल रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, तो वो 2 ही प्रकार है। ठीक है, वो मैं बोल रहा था तद्धित, वो प्रत्यय है, तद्धित और कृदंत। ठीक है, यहाँ पास क्रिया पूछा था, तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोहन क्या पढ़ता है,
पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पास क्या है, कर्म पढ़ रहा है जी मोहन पर जो है ना, जो कर्म क्या है, यहाँ पास कर्म भी दिया हुआ इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, मोहन के ऊपर, तो ये हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, सकर्मक। ठीक है, घोड़ा जो है दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। यहाँ पास कर्म किसके ऊपर पड़ रहे हैं, घोड़े के ऊपर, है ना, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि कौन दौड़ रहा है जी, घोड़ा दौड़ रहा है ना। ठीक है, वह दौड़ रहा है ऐसा बस रहता तो क्या है कि वो अकर्मक हो जाता है। वह दौड़ रहा है अगर ऐसा रहता या फिर दौड़ रहा तो वो अकर्मक हो जाता, लेकिन यहाँ पास घोड़ा दौड़ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा सकर्मक। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से काल के कितने भेद हैं। तो काल के 3 भेद हैं, है ना, काल के 3 ही भेद है। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य किस काल का है। तो ये कल जाएगा, तो ये भविष्य की बात कर रहे हैं, है ना, तो भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहन सो रहा था, यह भूतकाल का कौन सा भेद है। तो वो हो जाएगा अपूर्ण भूत, है ना, पूर्ण नहीं हुआ था, वो तो कंटिन्यू उसका जो सोना था, है ना, वो सो ही रहा था, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेश ने रमेश से पत्र लिखवाया, तो क्या है, दूसरे को काम करवाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक। ठीक है, अगला है, गर्म शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन सी है। तो वो क्या है, गरमाना, है ना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शायद आज वर्षा होगी, तो क्या यहाँ पास क्या संभावना व्यक्त की जा रही होगी, की जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास संभाव्य भविष्य की बात हो रही है कि शायद आज वर्षा होगी करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी लाओ, तो पानी क्या है, थोड़ा लाओ बोल रहा है, तो क्या है, कोई निश्चित है क्या कि थोड़ा को नापा जा सकता है, इसकी तो कोई सीमा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास परिमाणवाचक तो है, परिमाणवाचक है, लेकिन क्या है, वो अनिश्चित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। बच्चा रोता है, इस वाक्य में क्या है, कौन रोता है, बच्चा रोता है ना, तो ये रोना क्या है जी, स्वाभाविक क्रिया है, तो इसको सबको क्या बोलते हैं, उड़ना, है ना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें अकर्मक में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, इसके लिए अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं। तो कारक कितने हैं जी, 8 है ना, कौन कौन से जी, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, के द्वारा संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर संबोधन, है ना, संबंध का के की, संबोधन हे हरे, अधिकरण में पर, ये सारे क्या है, कारक है ना, तो कुल टोटल कितने हैं, 8 है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब क्या, अलगाव का भाव आ रहा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपादान, जहाँ भी अलगाव की भावना आएगी वहाँ पास हो जाएगा अलगाव। ठीक है, अपादान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। तो कौन है जी, संप्रदान है क्या, संप्रदान को के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर ये वाला संप्रदान कारक सही हो जाएगा। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा कवित्री, ये वाला सही मात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते, तो वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, प्राण। प्राण है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में उपयोग होते हैं, जैसे प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, है ना, हमेशा बोलते हैं कि मेरे प्राण निकल गए, है ना, इस प्रकार से उपयोग होता है, तो प्राण हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड है जो हमेशा बहुवचन में उपयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चूहा का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चूहे, है ना, चूहे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या है, वह चलता है, और चलता कैसे है, धीरे धीरे चलता है ना, क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। और है ना, अगर बोलता है कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या है, धीरे धीरे तो चल रहा है, लेकिन क्या है, बहुत धीरे, तो ये क्या है, विशेषण
है धीरे धीरे, और अगर विशेषण का भी विशेषता बताता कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो वो हो जाता प्रविशेषण। ठीक है, फिलहाल अभी क्रिया विशेषण होगा क्योंकि ये क्रिया का विशेषता बता रहा है कि चलना कैसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरे तुम कब आए। इस वाक्य में अरे कौन सा शब्द है, तो ये क्या है जी, संबोधन है ना। विस्मयादि बोधक जहाँ उपयोग हो जाएगा वहाँ हो जाएगा संबोधन। अरे तुम कब आए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेज पर पुस्तक रखी है। इस वाक्य में पर क्या है, तो क्या ये कारक है जी, अधिकरण है ना। अधिकरण का होता है में पर, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग जो है चुनना है। ठीक है, तो कौन कौन से स्त्रीलिंग है इसमें, तो पानी जो है हमेशा जो है पुल्लिंग में आता है, दही भी आता है, घी भी है जो है पुल्लिंग के शब्द है, लेकिन हवा बह रही है कहते हैं ना, तो यहाँ पास हवा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न समाज से है, 10 क्वेश्चन है लगभग। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो जहाँ वर्ण का बात आ जाए दोस्तों तो वहाँ आप मार दीजिए संधि, और अगर बात शब्दों की जाए, है ना, शब्दों के मेल से क्या बनते हैं तो वो हो जाएगा समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और इसका समास का उल्टा है व्यास। व्यास मतलब छोटा। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर संधि इसका आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को। ठीक है, यहाँ पर संधि के ही कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए सूर्योदय, सूर्यधन उदय। ठीक है, और इसमें गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यद्यपि में कौन सा संधि है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है यदि धन अपि, है ना, यद्यपि यण स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति, तो देखिए यथाशक्ति में यहाँ पास यथा धन शक्ति होता है, मतलब यथा जो है उपसर्ग लगा है, और जहाँ उपसर्ग लगा रहता है उसको बोलते हैं अवयवी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब कौन है जी, वो गणेश भगवान है, और ऐसे किसी अन्य भाव को प्रकट करते हैं या अन्य की ओर जो है अर्थ प्रकट करते हैं उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, बहुब्रीहि वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, मतलब यहाँ पास कौन सा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष का कौन सा हो जाएगा, संबंध जी। ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिधन मान होता है ना, अभिमान, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अभिमान, अभी। ठीक है, लिखावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जी, तो लिखावट क्या होता है, संधि विच्छेद, हाँ, आवट है ना यहाँ पास, लिख धन आवट, लिखावट, है ना, तो यहाँ पास आवट जो है प्रत्यय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दसवीं या त्रिलोचन जैसे संख्यावाची शब्दों में जहाँ कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है, तो वही है जी, जहाँ तीसरा पद है ना अन्य अर्थों को प्रकट करे उसको बोलते हैं बहुब्रीहि। ठीक है, जितने भगवान वाले नाम आ जाएंगे ना, लंबोदर हो गया, है ना, ये सारे चीज़ क्या हो जाएगा बहुब्रीहि में। और भी बहुत सारे हैं जी जो अन्य चीज़ों को जो है अन्य अर्थ को प्रकट करते, तीसरे अर्थ को, है ना, लंबोदर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जैसे चक्रपाणी है, चक्र को धारण करने वाले मतलब ब्रह्मा जी हो गया, ये भी क्या है, बहुब्रीहि है। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जी सतधन जन, है ना, सतजन, व्यंजन संधि इसमें। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हमने थ्योरी पढ़ लिया था दोस्तों, अब इनसे संबंधित जो है एमसीक्यू हम करते हैं। पहला है यूपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो ये है अभी आई है वो तीसरी है दोस्तों। इससे पहले और दो शिक्षा नीति आ चुके हैं, कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आई थी वो थी 1968 में आई थी, ठीक है, और उसके बाद आया था 1986 में, है ना, जो 10+2 के रूल पे चलता था। अब आया है तीसरा, है ना, तीसरा 2020 आया है, और ये सेटअप है 5+3+3+4, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस नीति के स्थान पर लाया गया है, तो
किसी स्थिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पे ये नया वाला लाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर इसके लिए बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन का। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के नए 5+3+3+4 ढांचे में अंतिम 4 किस चरण को दर्शाते हैं? तो हमने देखा था दोस्तों, वो क्या दिखाता है? सेकेंडरी स्टेज को, है ना, माध्यमिक को दिखाते हैं। सबसे पहला जो था वो क्या था दोस्तों? फाउंडेशन स्टेज था, है ना। सबसे पहला जो था वो हो जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद क्या था? प्रीपरेटरी स्टेज था, है ना। फिर उसके बाद था मिडिल स्टेज था, है ना, तीसरा। फिर उसके बाद चौथा जो था माध्यमिक, है ना, माध्यमिक चरण का था। और एज की बात करें तो ये 5 था, है ना। चलिए एज की बात करते हैं तो ये 5 साल तक था, ये 3 और ये 4 वर्षों तक था, है ना। इसमें क्या था? आंगनबाड़ी, बुनियादी में आंगनबाड़ी प्लस क्लास 2 तक था, है ना। और इसमें क्या था? 3 से 5 तक के बच्चे थे, और इसमें 5 से 8 तक, और इसमें 8 से 12वीं तक के बच्चे इसमें आते थे, है ना। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न है। स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षा शामिल है? तो वही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, 3 से 5 तक के बच्चे इसमें शामिल थे, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है। मध्य चरण मतलब मिडिल स्टेज के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो इसके लिए बता देंगे दोस्तों, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 11 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है। NEP 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए? तो वैसे तो 5 वर्ष तक जो है पूरा, है ना, 5 वर्ष तक जो है, सॉरी, कक्षा 5वीं तक जो है स्थानीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है। स्कूली स्तर पर छात्रों के विकास का आकलन करने के लिए किन कक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 10वीं और 12वीं में, है ना। अगला प्रश्न है। बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10वीं और 12वीं के संबंध में NEP 2020 में क्या बदलाव प्रस्तावित है? तो वो बदलाव किया गया है कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, है ना, और रटने के बजाय ज्ञान की जांच करना। ठीक है। अगला प्रश्न है। रिपोर्ट कार्ड में छात्र के मूल्यांकन के लिए किस नए दृष्टिकोण को अपनाया गया है? तो वो क्या अपनाया गया है दोस्तों? 360, है ना, 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड, स्वमूल्यांकन, सहपाठी और शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन जो है किया जाना है। अगला प्रश्न है। स्कूली शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य किस कक्षा तक रखा गया है? तो ये रखा गया है क्लास 5 तक, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। NEP 2020 के अनुसार स्कूली बच्चों के लिए बैकलैश डे की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो बैकलैश जो है वो तैयार की है 10 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी बैकलैश डे के दिन ही बच्चे जो है क्या करेंगे? जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, मतलब व्यावसायिक ट्रेनिंग है ना, बढ़ाई का काम हो गया और खेती बाड़ी, ऐसे बहुत सारे तमाम हैं जिनको सीखना है, वो इसी बैकलैश डे के दिन ये खुद स्वयं जाकर कारीगरों के साथ बैठेंगे बच्चे और उनको देख कर सीखेंगे। ठीक है। बैकलैश डे के दौरान कक्षा 6 से 8वीं के छात्रों को मुख्य रूप से क्या सिखाया जाएगा? तो क्या सिखाया जाएगा? अभी बात किया जैसे स्थानीय शिल्प कला, है ना, और व्यावसायिक कौशल जैसे बढ़ई, बागवानी आदि, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे। अगला प्रश्न है। स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा NCFSE कौन तैयार करेगा? तो ये कौन तैयार करेगा? NCERT करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नई शिक्षा नीति के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 से 8 वर्ष, है ना। अगला प्रश्न है माध्यमिक चरण यानी कक्षा 9 से 12वीं में विषयों के चयन को लेकर क्या स्वतंत्रता दी गई। तो वो दिए गए हैं कि विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं होगा। आपको जो चाहे वो मन के सब्जेक्ट को आप जो है पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GR हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया था 2025 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए किस पर जोर दिया गया है। तो वो क्या है, तकनीकी आधारित सहायक उपकरण और उपयुक्त बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभाषा फार्मूला के तहत नीति में क्या लचीलापन दिया गया है। तो क्या लचीलापन दिया, राज्यों पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, है ना, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी भाषाओं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन को किस स्तर पर एक विकल्प के रूप में पढ़ने की अनुमति दी गई है। तो कौन से, ठीक है, तो वो दी गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मेधावी लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए किस कोर्स की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा में लाए गए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत 1 साल तक की पढ़ाई पूरी करने पर क्या मिलेगा। तो 1 साल की अगर आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 2 साल की करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और 3 साल अगर या फिर जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस प्रकार से योजना आपको ये NEP का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज छोड़ने पर छात्रों को क्या दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 1 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा, और पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। मतलब हर स्टेज में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं करे है ऐसा करके, ठीक है। और हर चीज़ की मान्यता होगी, ठीक है। उच्च शिक्षा में छात्रों के डिजिटल क्रेडिट को सुरक्षित रखने के लिए किस बैंक की स्थापना। तो वही ABCID बनाते हैं ना, फुल फॉर्म उसका होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसी का निर्माण किया गया है। कॉलेज वगैरह फॉर्म भरते हैं तो ये सारी चीज़ें और हमारी सारी डॉक्यूमेंट इसी में आती है। देखें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और पढ़ाई से बहुत सारे सर्टिफिकेट, ये सारी कहाँ उपलब्ध हो जाती है आपको ABCID में। तो ये बहुत अच्छा सुविधा बनाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है शोध रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश में किस सर्वोच्च निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल नियामक निकाय कौन सा होगा दोस्तों, क्या होगा, NCT होगा क्या। चलिए इनका भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, श्योर नहीं है इसके लिए, है ना। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के अनुसार किस वर्ष तक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd अनिवार्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2030 तक, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 2030 तक ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षकों के सतत एवं व्यावसायिक विकास CPD के लिए हर साल कितने घंटों का परीक्षण अनिवार्य किया गया है। तो 1 साल में न्यूनतम जो है 50 घंटे का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा दोस्तों टीचरों के लिए, ठीक है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी दोस्तों वो थी 1986 की, है ना। राजीव गांधी सरकार थी उस टाइम, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में किस वर्ष संशोधन मॉडिफाई लाया गया था। तो ये कब मॉडिफाई लाया गया था, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। और इसी प्रकार से और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सामान्य विज्ञान से सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? तो वो है श्रीनाथ नदी पर। मैकल पर्वत किसकी सीमा पर है? तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बीजापुर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न। ये इप नदी किस जिले में बहती है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा दोस्तों, कहाँ बहती है। जशपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पत्थर और जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी बी से हो जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? तो वो है 991। लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 में, मतलब 1000 में महिलाओं की कितनी संख्या, ये लिंगानुपात कहलाता है। तो 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर लगभग कितना है? तो ये 2011 के अनुसार है दोस्तों, 70.28% लोग साक्षर हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो वो है 7 राज्यों से। ठीक है, 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती है। रायपुर को क्या कहा जाता है? तो इस्पात नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 2000 को बना था, इसलिए इसको 1 नवंबर को है ना, छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद कहाँ है जी? तो रायपुर में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी संग्रहालय भी रायपुर में ही है। अगला प्रश्न है, गरम मसाला उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं? तो वो होता है कोरिया में, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जी, तो वो है रायगढ़। ठीक है, जहाँ से हमारे ओपी चौधरी जी आते हैं, है ना। हथकरघा केंद्र कहाँ है? तो वो है चांपा सरायपाली में है ना। सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है जी? तो अपने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो प्राकृतिक रूप से वर्षा पे निर्भर होता है। उसके बाद नहर बनाए गए हैं, है ना। गांव में नहर है, तो नहर की सुविधा से होता है। मुख्य फसल कहाँ है? कि यहाँ का धान है, इसलिए धान का कटोरा कहते हैं। IIM कहाँ है जी? रायपुर में है क्या? ठीक है, रायपुर में। NIT कहाँ है? वो भी रायपुर में है ना। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय भी कहाँ है जी? कोटा रायपुर में ही है ना। छेरछेरा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पौष पूर्णिमा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। बांस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो बस्तर के आदिवासी लोग क्या करते हैं जी? बांस के बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बांस से बहुत सारे सामान बनाते हैं ना, घरेलू उपयोगी के। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वो पाए जाते हैं बस्तर में। सीधे साधे आदिवासी लोग बस्तर में और सरगुजा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कुटुम्ब सरगुफा प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है जी? किसके लिए प्रसिद्ध है कुटुम्ब सर गुफा? वो प्रसिद्ध है स्टेलेक्टाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव को कहते हैं। ठीक है, कहाँ है? कवर्धा में, है ना। और इनके नाम से भी क्या है जी? अभ्यारण्य भी है ना। राजिम कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो राजिम मेला कहाँ लगता है जी? महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम में, मतलब तीनों के संगम में लगता है। तो ये शिवनाथ दिया गया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पे लगता है। छत्तीसगढ़ का लोक गायन क्या है? तो क्या है जी? चंदैनी, है ना। पंडवानी क्या है? लोकगीत है ना, जिसमें क्या करते हैं जी? पांडवों की वाणियों का उल्लेख है। पंडवानी के जनक कौन है जी? झाड़ू राम देवांगन, है ना। राउत नाचा किससे संबंधित है जी? तो ये ग्वाले से संबंधित है। और किस समय में ये राउत नाचा का कार्यक्रम होता है? तो ये होता है दिवाली के समय में, है ना। बहुत सारे दोहे बोलते हैं, है ना। उत्साह का एक प्रतीक है।
तीजा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भादों में मनाया जाता है क्या? अगर तिजारिन दीदी लोग होंगे तो कमेंट करिएगा भाई, मुझे डाउट लग रहा है कि कब होते हैं, शायद भादों में ही होते हैं। आप लोग कमेंट एक बार करिएगा, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश की मदद से? तो वो सोवियत संघ रूस की सहायता से बना है। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ है जी? सरगुजा में है क्या? सरगुजा में है, चलो ठीक है। बॉक्साइट ऑक्साइड कंफर्म नहीं है जी, इसका भी आप कमेंट करिए तो एक बार। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है कोरबा में, है ना। कहाँ है घासीदास? ये है कोरबा में है ना। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बस्तर में है ना। और बीजापुर में क्या है? इंद्रावती, है ना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? ये शायद कोरिया में होना चाहिए यार। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में होना चाहिए, कोरबा दे दिए है। कोरिया होना चाहिए, कोरिया में है ना घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, सबसे पुराना इंद्रावती, और कांगेर घाटी सबसे छोटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो वो कहाँ है? जांजगीर में, है ना। बड़ौदा जांजगीर में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है जी? कोरबा में है, सीपत में, है ना। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है जी? तो वो कहाँ है? दुर्ग जांजगीर। वैसे तो सीमेंट अब बलौदा बजा रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से दुर्ग जांजगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ है जी? तो वो है बाल्को कोरबा। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो अपना छत्तीसगढ़ है भाई साहब, सबसे ज़्यादा, है ना, धान के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो देश की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है, लेकिन अपना छत्तीसगढ़ कटोरा के नाम से फेमस है, धान के कटोरे के नाम से, है ना। महानदी का उद्गम स्थल है धमतरी सिहावा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है 36 किलो के नाम पर है ना। 36 राजाओं का यहाँ गढ़ था, किला था, इसलिए छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। 2022 में कौन से नए जिले बने हैं जी? तो वो बने हैं खैरागढ़ और मनेंद्रगढ़, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है जी? तो 5 संभाग है। कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। सबसे बड़ा बोले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर, सबसे छोटा बोले तो दुर्ग, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले बोले तो बिलासपुर, और सबसे कम बोले तो रायपुर संभाग। ठीक है, राज्य खेल क्या है जी? तो वो है गिल्ली डंडा। राज्य वृक्ष कौन सा है? साल्यसरी। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है नारायणपुर। वर्तमान राज्यपाल कौन है जी? रमनडेका जी हैं। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम चीफ मिनिस्टर क्या थे? अजीत जोगी जी थे। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी नवा रायपुर। ठीक है, ऑप्शन की सबसे पहले रायपुर ही डाल दीजिए, अभी वर्तमान में है नवा रायपुर, लेकिन पहली राजधानी पूछ रहे हैं ना, तो राजधानी रायपुर डाल देना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य किस दिन बना है? तो बना है 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैलाडीला में लव अयस्क के कितने निक्षेप हैं? तो वो है 14 निक्षेप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वो है मृत सागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है? तो अब तक हो गई है 12 जो है पंचवर्षीय हो चुकी है। और सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? 1951 से कितना 56 तक, है ना। 56 तक अब तक जो है 12 पंचवर्षीय हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 समूह नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गए थे? तो वो हो गए थे
सूरत अधिवेशन में, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? क्या अमेजन बेसिन में है, या कांगो बेसिन में है, या गंगा बेसिन में है, या मिसिसिपी बेसिन में है? तो पिग्मी का निवास स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांगो बेसिन में। इस राज्य के मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है लगभग 27%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ की सबरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो है नंदपुर पर्वत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके वायसराय काल में बंगाल का विभाजन कार्यान्वित किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर जल द्वारा प्रभावित होता है, तो वो होता है उत्तर अंध महासागर में। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए करते हैं? तो वो करते हैं जी कंट्रोल F। फाइंड का उपयोग करते कुछ भी सर्च करने, तो है ना, कंट्रोल D हो जाएगा। कंट्रोल S मत मार देना जी, सर्च बोल रहे तो कंट्रोल S मार देता हूँ, तन हो जी एस मतलब सर्च करके, एस मतलब ये कंट्रोल सेव करे बार होते, है ना। कंट्रोल S, कंट्रोल N काबर होते जी, नया स्लाइड वाइड लाना है, नया, है ना, MS वर्ड में तो नवा फाइल लाना है। तो कंट्रोल W का होते जी, कमेंट करके बताओ तो जी, एकर शायद W के अर्थ का होते, कुछ अलाइनमेंट होते तो इसे लगते। चल आगे देखते क्वेश्चन, ठीक है, कर आंसर हो जाए कंट्रोल F। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण है? तो डेस्कटॉप और लैपटॉप इकाई जी, दोनों हर का है कंप्यूटर है चरे दादा। अच्छा, अगला प्रश्न है 133 नंबर में पहुंच गए, है ना। निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है, तो क्या है? गूगल तो सर्च इंजन है, बिंग भी है, याहू भी है, लेकिन देखा है आगे रे दादा स्टैक ओवरफ्लो ए हर नो है रे भाई, और नहीं है तो हिल पूछ रही तो ही आंसर हो जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस का फुल फॉर्म पूछ दिया है दोस्तों, तो वायरस का क्या होता है फुल फॉर्म? वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ का नहीं है? तो CGBSC है, CSPDCL भी है, और ये भुइयाँ भी है दोस्तों, कुछ कुछ ज़मीनी है ना, ज़मीनी वाला काम होता है इसमें, ज़मीन भूलेख वगैरह का इसमें साइट से पता चलता है ना। तो ये तीनों तो है दोस्तों, लेकिन www.nitrr.ac.in बापुर को हम पहली बार देखा था, तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो नॉन इम्पैक्ट मतलब क्या होता है जी? नॉन इम्पैक्ट का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जो बिना दबाव या बिना जो प्रेशर के प्रिंट होते हैं, है ना, जैसे लेजर हो गया, ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट है ना। तो जो नहीं है वो पूछा है, तो इंकजेट जो है ये तो है नॉन इम्पैक्ट, डेजी व्हील भी है, तो इंकजेट तो है नॉन इम्पैक्ट है, लेज़र भी है, सॉलिड इंक भी है, लेकिन डेजी व्हील जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है दोस्तों, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये बहुत सारे वो जो थप्पे लगाते हैं ना तब जाके प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो कौन सा है? फेडोरा नहीं है। अगला प्रश्न है, MMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर क्या होता है जी?
1024 MB होता है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1024 MB का 1 GB होता है। आप भी नेट पैक डलाते तो देखिए ना दोस्तों, 1.5 GB 1 GB डलाते हो, जिसमें से 1024 जो है ना MB मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम का चुनिए। तो क्या है? प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस व्यू जो है इन लोगों से भिन्न है। ठीक है, से लेकर क्वेश्चन हम चल रहे दोस्तों, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अनुभव, धारणा विकास, अन्वेषण, ये सभी का जो है ज्ञान निर्माण में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो पर नए होंगे तो लाइक करिए और एक बार कमेंट जरूर करिए दोस्तों। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला का जो है ये उदाहरण है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस गतिविधि की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? निम्न में से गतिविधि क्या मानसिक प्रयास, बच्चे की सक्रिय भागीदारी या चुनौती तत्व नहीं होता? तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, चुनौती तत्व नहीं होता। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? तो वो बनता है जैविक घटक और जैविक घटक दोनों से मिलकर जो है इनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो वो होता है एनीमिया। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन, है ना, सॉरी हाँ, एनीमिया ही होता है होने के लिए, लेकिन पोषक तत्वों की, हाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों। एनीमिया जो है पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। अगला प्रश्न, नक्शों में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? तो वो होता है द्विविमीय होता है ना, 2 डायमेंशन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? तो वो है दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार। ये सारी चीज़ें हैं जो है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके लिए। इन तीनों के कारण जो है अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है। ठीक है, अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो वो है कौशल आधारित दृष्टिकोण, है ना। कोई भी इक्विपमेंट को किस प्रकार से है उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएगा कौशल आधारित दृष्टिकोण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिस रोग का कारण है? तो फ्लोरोसिस किससे होता है जी? ये फ्लोराइड की जो है अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न रीतियों के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान जाते हैं? तो इस साधारण से क्वेश्चन है दोस्तों। अगर प्राकृतिक की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। वर्षा क्या किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? तो कृषि भूमि। जब खेती किसानी करना होता है तो क्या करते हैं? मानव स्वयं ही बनाते हैं कि भगवान आके बना देते हैं जी? तो साकार आके दे देते हैं, भगवान दे तुम अल्लाह ऐसे करके जी, नहीं देते ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि भूमि को क्यों है, कौन है? मानव स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? बच्चों की नज़र में तो काय हो जी भौतिक हो जी, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, गुरु जी हेती होती मन रात पढ़ाई लिखाई और प्रदर्शन करी कहीं ते हर चीज़ हर गतिविधि के अंतर्गत नहीं आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? मूल्यों की समझ और धारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल। तो का हो जी, ये कर लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जी। भाई पर्यावरण पढ़ा था तो जम्मो चीज़ के होना चाहिए ना दादा, है ना। मूल्य भी समझ हो और धारणा हो, जानकारी मिले, लइका मतलब कौशल हो, ओकर विकास हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी हर का हो जी सही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो क्या है? अनुभव पर है। बच्चे स्वयं करके, है ना, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये बाल विवाह जो है 2007 में जो है भारत में लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? तो क्या है जी? संयुक्त परिवार मतलब जिसमें दादी दादा दुनियादारी चाची चाचा काका, है ना, काका काकी बुआ, ये सब क्या है, सभी एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसा अभी के समय में बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आपके आसपास में कोई संयुक्त परिवार है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आज के डेट पे बहुत ही एकल होते चले गए हैं पूरा, है ना। परिवार जो है बढ़ते बढ़ते एकदम छोटा हो गया है, और अब ऐसा कंडीशन आ गया कि सिर्फ दाम्पत्य लोग ही बस अपना अपना अलग से रहे, मम्मी पापा ना रहे, भाई बहन ना रहे, साथ चाचा चाची ने रहा, एक किल्ला हमीच मर रबो, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन है आपके आसपास संयुक्त परिवार है जिसमें 2 3 4 पीढ़ी लगभग एक साथ चल रहे हैं। अगर ऐसा हो तो कमेंट बताना दोस्तों, ठीक है। तय कर लिए का हो जी जम्मो आंसर हर जी। बच्चों का बेहतर अध्ययन बिल्कुल हो ही दादा। दाई दादा ध्यान नहीं देवत तक का है, काका काकी मन कहीं चल रहे बाबू नोनी पढ़ रहे, है ना। आपसी समायोजन, दाई दादा नहीं आज तो स्कूल में कौन लेक जी, तो मतलब अगर जी समस्या हो समायोजन, काका छोड़ दी, है ना, काका दादा गोड़ हाथ पिरात तो दाई हर मदद कर दी, काका लेक जी, बुआ छोड़ दी, बाबा छोड़ दी स्कूल जी, नहीं कहीं समस्या होता है। एकता व्यायाम अनुशासन तो बिल्कुल अनुशासन रही जी, एकता रही, कैसे एकता नहीं रही जी, जब कुछ भी बड़े काम करने हैं तो सबसे मिल बांट के कर का रही जी, एकता रही, है ना। और क्या रहेगा? अनुशासन, डिसिप्लिन रहेगा। काका के सामने जैसे रहना है, काकी के सामने वैसे रहना है, दोस्त का आगे तैसे पाँव पड़ना है, रे नाती नतरा ऐसे बोलते बाबा मन, है ना। तो क्या है? उपरोक्त तो सभी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा संबंधवाचक जी? जो, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में परिमाणबोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ? तो परिमाणबोधक कब होता है? जब किसी नाप तौल की बात की जाए, है ना। तो इसके लिए सही हो जाएगा बहुत से दूध, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन नंबर बी पर। अगला प्रश्न है, उच्चारण के काल मान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद है? तो काल मान के अनुसार है 2 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर दोस्तों। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? इस लज्जित होना, है ना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इसमें से निरोग का तो सही है, महच्छत्र महद्धन छत्र ये भी ठीक है, तेजोपुंज तेजा धनपुंज विसर्ग संधि ये भी सही है, लेकिन अहोरात ऑप्शन नंबर बी ये गलत है दोस्तों, और गलत ही पूछा था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सुरभि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांकित समासिक शब्दों में अवयवी भाव समास शब्द नहीं है। तो अवयवी भाव समास का क्या था जी? जिसमें सामने में क्या हो? उपसर्ग लगा हो। वो सारे शब्द किस में आते हैं? अवयवी भाव में आते हैं। तो यहाँ पास बे खटके क्या है? इसमें खटके में क्या है? बे उपसर्ग है। याव जीवन में क्या है? याव जो है उपसर्ग है। निडर में क्या है? निधंडर मतलब बिना डर की, इसमें भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दस्तकारी, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए सही हो जाएगा। व्याकरणिक अनुरूपता को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? व्याकरणिक अनुरूपता को बोलते हैं अन्वय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है?
तो जौ जो है अनाज वगैरह बहुत सारे अनाज जो है हमेशा पुल्लिंग में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? तो द्रोण शब्द का दो पर्वतों के बीच की भूमि, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, इसको नहीं बोलते। बाकी 32 शेर की एक पुरानी माप को द्रोण कहा जाता है। कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले जो गुरु थे उसको भी क्या बोलते थे जी? द्रोण बोला जाता था। पत्तों का जो दोना होता है उसको भी द्रोण कहा जाता है, लेकिन दो पर्वतों के बीच की भूमि को नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो उसके लिए लोकोक्ति जो है वो हो जाएगा अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, है ना। जो कोई मूल्य ही नहीं है उसके लिए इतना सिक्योरिटी क्यों? ठीक है, ये इनका कहने का मतलब था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलना दोस्तों। वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में करिए दोस्तों, ठीक है। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो वो क्या है? नदी, है ना। नदी जातिवाचक है, ऐसे जातिवाचक शब्द है। कोई किसी जाति का बोध हो, नदी एक ही नदी थोड़ी ना होती है ना। नदी बहुत सारे होते हैं, एक जाति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ होता है? तो वो होता है वैया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। स्रोत के आधार पर या स्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो दिवट शब्द क्या है जी? एक तत्सम शब्द है ना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम CDP से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्नायु मंडल को जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो वो किसने किया है? विलियम वोंड ने। और कब किया है? 1879 को बीजिंग शहर में, ठीक है। 1879 को जो है बीजिंग शहर में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापना की है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में जो है सहायक होती है। यही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो वह घटना है, क्या है ये घटना? तो ये क्या है? उद्दीपन सामान्यीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। क्या रखती है? क्या दृश्य मुखर भाषा? हाँ, यही हो जाएगा, है ना। जो सुन नहीं सकते उसके लिए क्या है? वैसे बच्चों के लिए दृश्य मुखर भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है जी? निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व या समूह प्रियता। तो ये हो जाएगा समूह प्रियता। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? ये क्या है? टर्मन ने सूत्र दिया था ना, क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना, WA/100, ठीक है। अगर इसमें हम मान रखते हैं, ठीक है, 12 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना, इंटू
100 ये सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 120, इसका आंसर आ जाएगा। जो बुद्धि लब्धि का आएगा 120 आ जाएगा। 120 मतलब क्या है, औसत से ऊपर है ना। औसत कितने को बोलते हैं, 90 से 110 को, तो 120 है, मतलब ये प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। तो ये कहा था, किसने कहा था, थर्स्टन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकते हैं, तो क्या कैसे में जो है बच्चे आएंगे स्कूल में, कक्षा को अगर अच्छे से चलाया, अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ाया जाए, तो ऑटोमेटिक बच्चे जो हैं स्कूल आएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं, तो वह क्या है, समाजीकरण है ना। समाज में रहकर इंटरेक्ट होकर जो है एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हुए चलना है, तो ये क्या है, सामाजिकता है ना, समाजीकरण है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो क्या है वो, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था है ना। किस अवस्था को क्या कहा है जी, स्टेनली हॉल ने, तनाव एवं क्रोध की अवस्था है ना। आधारहीन आत्मचेतना, अपने मन में ही लगा रहता है वो, क्या है इसके दुष्परिणाम, इस पर जो है बच्चे ध्यान नहीं दे पाते इस उम्र के। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक समरूपता क्या है, मौलिक अधिकार है, या एक प्रथागत अधिकार है, या एक कानूनी अधिकार है, या नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो क्या है जी, शैक्षिक समरूपता क्या है, मौलिक अधिकार है ना। क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था क्या है, तो वो क्या है, SCP से अरे है ना, स्टूडेंट का जो है प्रोटेक्शन है ना, सुरक्षा के लिए जी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो क्या है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है जी, लगातार अधिगम एवं वृद्धि से जो है ना विकास होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, यदि वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतर वह जोर से बोलता है, या शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताए कहता है, या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चा कोई सुन नहीं रहा है तो क्या होगा, वो बार बार पास आने, जो वार्तालाप के दौरान वक्ता है जो बोलने वाला है उसके पास आने की कोशिश करेगा ताकि अच्छे से सुनाई दे, है ना। ये क्या है, लक्षण है जो सुनने में परेशानी हो रही है। अधिकतर वह जोर से बोलता है ना, वो जोर से भी बोलेगा क्योंकि उसको लगेगा कि मैं तो सुन नहीं रही हूँ या सुन नहीं रही हूँ, तो मैं थोड़ा ज़ोर से लाउड बोलूँ तब सामने वाला सुने, ऐसा प्रयास करने लगते हैं। शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताओ, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है या फिर ठीक से सुन नहीं पा रहा है, इसलिए वो बोलता है कि पुनः बताइए, मैं सुन नहीं पाया हूँ। इस प्रकार से लक्षण प्रेषित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, किस कारण से होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर जो है शारीरिक रूप से वृद्धि हो रही मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है, परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो वो होते हैं विकास की दर में। ठीक है, विकास की दर अलग अलग होती है, किसी में जल्दी होती है, किसी में लेट से, है ना। अगला प्रश्न है, बालक का विकास इसका परिणाम है, तो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा, है ना। वुडवर्थ ने क्या दिया था जी, एक सूत्र भी दिया था कि वंशानुक्रम वंशानुगत और वातावरण क्या है, दोनों इंटू होकर ही क्या है विकास करते हैं, है ना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ क्या है, तो एक इकाई का अर्थ है एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की जो है आवश्यकता हो सकती है ना। देखें हैं आप, एक इकाई में कई पाठ हो सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है, तो क्या होती है बाल्यावस्था जी, वो होती है
6 से 12 वर्ष तक होती है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जा सकता है, ये क्या है? इसका हो जाएगा 70 से कम। हमने आयु देखा था 70 से कम को क्या बोलते हैं जी? मंदबुद्धि, है ना। 90 से 100 तक क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि। उसके बाद, है ना, ये क्या है? बुद्धि लब्धि का क्रम था। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, किशोरावस्था को कहते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था। और ये कथन जो किसका था? स्टेनली हॉल जी का कहना था, उन्हीं का कथन है, ठीक है। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता क्या है? विकास से है। एक निश्चित समय में क्या है? परिपक्वता आ जाता है ना। जैसे बच्चे ही हैं, छोटे रहते हैं तो काफ़ी नैतिक चीज़ों का अभाव रहता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है? मैच्योरिटी आ जाती है ना, समझने लगते हैं हर चीज़ को। तो क्या है? विकास का संबंध, परिपक्वता का संबंध किससे? विकास से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था जी? ये दिए थे P.F. स्किनर ने दिए थे, है ना। इसे प्रथम पशु वैज्ञानिक कहते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं। और, है ना, अभ्यास के नियम, ये मुख्य 3 नियम हैं और 5 गौण नियम भी बताए थे थॉर्नडाइक जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो ये क्या है? नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं, है ना। ये क्या दिए थे जी? नैतिक विकास के क्रम में बच्चे किस प्रकार से अलग अलग उम्र में अलग अलग जो है सोचने लगते हैं, ये बताए थे, है ना। 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताए थे, जिसमें से क्या था? पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक था, और उसके अंदर 2 और भी थे, है ना। ये सारे वो बताए थे कि बच्चे धीरे धीरे उम्र के साथ उनमें नैतिकता का विकास होता है, नैतिक का, ठीक है। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? जो भी हो रहा है उनके साथ, जो हो रहा है किशोरों के साथ, उसको क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए, है ना। उनको क्या करना चाहिए? बीच बीच में इन्फोर्समेंट देते रहना चाहिए। इससे क्या है? बच्चे किशोरावस्था में वो सही से रह पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही दिशा में जाएंगे। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, तो उसको क्या कहते हैं जी? अभियुक्ता परीक्षण कहते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये हो जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।